दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट क्रैश कोर्स एमपी छत्तीसगढ़ आरजीएस का सेकंड लेक्चर आपके सामने। सेकंड लेक्चर से मीनिंग ये है कि आपका याद करने का पहला दिन निकल चुका है। कैसे? क्योंकि आपने इंट्रो पार्ट पढ़ा। इंट्रो पार्ट में आपको याद हो गया 1 सितंबर 1872 को बना, नॉट एक्सक्लूसिव है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, एंट्री नंबर इसका 12 है। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी 3 से तीसरी है। ठीक है, ये वाली चीजें आपको याद हो गई होगी। फैक्ट आपको पता चला होगा कि भैया फैक्ट क्या है। फैक्ट जैसे कि हर चीज का होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है और एक आपका डायरेक्ट फैक्ट होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने होते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट फैक्ट है। लेकिन आपके साइकोलॉजिकल, जैसे आपने कुछ खाया, टेस्ट अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब का आपका क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपकी कोई रात को आवाज आती है और आप डर जाते हो, ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये इस तरीके से अगर जो चीजें आपको अगर याद होगी। अब एविडेंस में 3 चीजों की बात मैंने कल करी थी। एक तो रिलेवेंसी, दूसरी आपकी इनकंसिस्टेंट और तीसरा आपका फैक्टिंग इशू या आपका एडमिट बोल रहा हूं, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपका एविडेंसरी वैल्यू आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि एविडेंस का महत्व तो आपको क्या है, एविडेंस ही वो सहारा है। एविडेंस ही वो सहारा है जो सीआरपीसी को सपोर्ट करता है। मतलब आपकी सीआरपीसी आईपीसी की दोनों का बीच में जो बॉन्ड बना के रखता है वो आपका एविडेंस है। क्योंकि एविडेंस के थ्रू ही आप जजमेंट को एक इक्विटल कन्विक्शन तक पहुंचा सकते हो। बिना एविडेंस आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रिजम्पशन पे आपको पूरा ओपिनियन थोड़ी डिपेंड होता। इसमें भी जो प्रिजम्पशन दिए हैं तो वो प्रिजम्पशन कायदे के प्रिजम्पशन है, ऐसे मन से प्रिजम्पशन नहीं है। मन से अगर होते तो वो 26 का चार्टर हमने पढ़ा, उसमें सीधा सीधा लिखा कि जजेस क्या करते थे, अपनी मनमानी करते थे। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट का हमें ओरिजिन करना पड़ा। 2 कमीशन आई थी, माने कमीशन और आपका स्टीफन कमीशन। ये आपको याद है, माने कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था और स्टीफन कमीशन को क्या कर दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद आपका 1 सितंबर और पहला ऐसा एक्ट था, पहला ऐसा कानून बना था जो कि आपको क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट। हुआ याद कि नहीं हुआ? कल इतनी चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आज बात करेंगे और एक और याद कर लो भैया, सेक्शन 2 को रिपील कर दिया। कब रिपील किया? 1938 में रिपील कर दिया। और होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। और किस पे एप्लीकेबल नहीं है? नेवी, एयरफोर्स, इन सब पे एप्लीकेबल नहीं है। ये सब आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं है। सीआरपीसी 295, 296, 297 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। और क्या नहीं पढ़ा? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, कोर्ट मार्शल लॉ पे भी एप्लीकेबल है, स्पेशलाइजेशन जो उसमें बताया गया वो उस पे। और आपने क्या देखा? ऑब्जेक्ट देखा, कंसोलिडेट, अमेंड, डिफाइन, तीनों चीजें लिखी हैं। जबकि रजिस्ट्रेशन में आपको कंसोलिडेट देखने मिलेगा, जबकि आपको कहीं कहीं कंसोलिडेट और डिफाइन मिलेगा, अमेंड नहीं देखने मिलेगा। कहीं कहीं आपको अमेंड और कंसोलिडेट देखने मिलेगा, डिफाइन नहीं देखने मिलेगा। तो इसमें तो सब चीजें दी है, दी कि नहीं दी? इसके बेस्ट 3 रूल क्या है आपके एविडेंस के सब्जेक्ट मैटर पे? इशू और सब्जेक्ट मैटर पे जो होगा आपका एविडेंस वही मान्य होंगे। बेस्ट रूल मतलब बेस्ट एविडेंस आप दोगे तो ही एक्सेप्ट करेंगे। हेयर से एविडेंस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे, ये आपको पता है। फैक्टम प्रोवेंस और फैक्टम प्रोवेंडा के मैंने आपको बताया था कि हमें 3 पार्ट में इसको पढ़ना है। पहले चीज हु, हाउ और व्हाट, है ना। व्हाट मतलब क्या क्या आप देना चाहते हो, तो आपको देखो क्या रिलेवेंट करेगा 1 to 55 तक। देखो कैसे करोगे, तो भैया ओरल करोगे या तो डॉक्यूमेंट करोगे, तो आपको 59 और आपको 60 में देखने मिलेगा। यही चीजें हैं कि नहीं है? आपने यही चीजें तो पढ़ी है, क्या दिक्कत आ रही है? बस यही हो गया और ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा मुंह पे याद है कि नहीं? अब आगे बढ़ जाएं। चलो, आज हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे चर्चा करनी है। चलिए, ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन क्लॉज का फिर से एक बार बताता हूं। चलिए, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज भैया आपको कहाँ दिया है? सेक्शन 3 में। ये कहाँ है? सेक्शन 3 में। अब देखो सेक्शन 3 में कितनी डेफिनेशन? टोटल 10। कितनी है? 10। इसके बीच में कुछ है? हाँ है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में चर्चा है, क्योंकि आपकी लिस्ट बनी है, उसमें कितनी है? 9। और ये भी आपको याद करनी है। टोटल 10 हैं। तो हम सबसे पहले एविडेंस पढ़ रहे हैं तो एविडेंस की देखेंगे कि एविडेंस क्या है। तो एविडेंस आपके 2 तरीके के आपने देखे हैं जो कि आपको डायरेक्ट में देखने मिलेंगे। एक तो आपके ओरल एविडेंस
एक तो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आगे जब आप पढ़ते हो तो प्राइमरी एविडेंस भी और आपको सेकेंडरी एविडेंस भी देखने मिलेंगे। ठीक है, ये तो फॉर्म, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके एविडेंस, ओरल एविडेंस और आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दो चीजों पे चर्चा करते हैं। ओरल एविडेंस में आपके ऑल स्टेटमेंट बोल दिया इनने, क्या बोल दिया? ऑल स्टेटमेंट। तो आपको लगता है कि ऑल स्टेटमेंट है, इसके आगे एक लाइन लिखी है, ऑल स्टेटमेंट जिसे कोर्ट क्या करे? परमिट कर दे। तो वे सभी कथन जिसे कोर्ट क्या करता है? अनुज्ञा दे देता है, या कोर्ट को ऐसा रिक्वायर लगता है। दो वर्ड, एक तो परमिट और एक रिक्वायर। या तो कोर्ट को क्या लगता है? रिक्वायर लगता है, या तो कोर्ट क्या करता है? परमिट। जो किसके द्वारा दिए गए? होम पर्सन, बाय विटनेस, हाउ, सब्जेक्ट मैटर पे, या आप लिख लो मैटर्स ऑफ फैक्ट, जो कि उसमें लिखा है किस पर देना है, विच, मतलब कैसे, सब्जेक्ट मैटर पे, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट पे क्या करोगे? इसका अंडर इंक्वायरी, इंक्वायरी के अधीन। किसके अधीन दिए जाने चाहिए? इंक्वायरी के अधीन। इसके एग्जाम्पल हमें देखने मिले तो भैया पुलिस के समक्ष जो एविडेंस होते हैं देते हैं, पुलिस के समक्ष जो स्टेटमेंट देते हैं उसकी वैल्यू होती है क्या? नहीं। 126 कोर्ट के समक्ष जो स्टेटमेंट देते हैं उसकी वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो ये आपको कहाँ रिलेट करने मिलेगा, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। और इसके साथ चलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ऑल डॉक्यूमेंट, वे सभी दस्तावेज जो कोर्ट के इंस्पेक्शन में काम करें, मतलब कोर्ट के इंस्पेक्शन में हेल्प करें, या जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट क्या करे? इंस्पेक्शन करे। तो ये क्या है? आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इसके अलावा कुछ लिखा है क्या दस्तावेज के बारे, एविडेंस के बारे में? लिखा है स्टेटमेंट कोर्ट परमिट रिक्वायर्ड मेड बिफोर द विटनेस ऑफ द मैटर्स ऑफ अंडर इंक्वायरी, यही लिखा था, सच स्टेटमेंट कॉल ओरल। और हाँ, एक चीज और, ओरल ऑल डॉक्यूमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि वो भी आजकल डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, डिवाइस वगैरह, आईटी एक्ट जब पढ़ोगे तो ये भी क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। प्रोड्यूस द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हो गया याद? हो गया याद कि नहीं? डेफिनेशन याद। ओरल और आपके ओरल डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस क्या होते हैं? ओरल एविडेंस मतलब ऑल स्टेटमेंट जो कोर्ट क्या करती है? परमिट करती है, रिक्वायर करती है, जो बाय विटनेस द्वारा दिए जाते हैं, मैटर्स ऑफ फैक्ट पे होते हैं, अंडर इंक्वायरी दिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कोर्ट के इंस्पेक्शन में क्या करे? हेल्प करे, या जिसके आधार पर कोर्ट क्या करे? इंस्पेक्शन करे, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। को याद करने की जरूरत थी। अब कोर्ट, कोर्ट वर्ड आ रहा है तो यहां से कोर्ट को और समझ लो कि इसमें कोर्ट में क्या डिफाइन है। सबसे पहले न्यायालय, जो आपका आईपीसी में वो 20 में है, कहाँ है आईपीसी में? 20 में है। वहां पे जो क्या बात लिखी है, वहां पे बात लिखी है भैया, जो भी लीगली टेकन बाय ओथ जुडिशियल प्रोसीडिंग करे, चाहे अपने घर पे बैठ के भी करे, कानूनी कार्रवाई ऑथराइज बाय लॉ जिसको लिखा है उसमें, तो वो क्या है? वो न्यायालय बन जाएगा। लेकिन इस पे क्या लिखा है? इस पे सीधी सीधी क्या चीज लिखी है कि न्यायालय या तो उस पे क्या बैठेगा? मजिस्ट्रेट, या तो आपको क्या मिलेगा? जज। मजिस्ट्रेट या जजेस, क्लियर? मजिस्ट्रेट या जजेस, ये दोनों या लिखा है? नहीं, एंड लिखा है। यही तो समझाना था। यहां पे और करके आएगा, और यहां पे आपको समझना है मजिस्ट्रेट या और, या नहीं और जजेस, इस पे क्लियर फोकस करना है और बिल्कुल याद कर लेना है। ये दोनों, इनमें बोला है कि भैया आर्बिट्रेशन को छोड़ के, आर्बिट्रेशन तो वैसे इंक्लूड नहीं है, एविडेंस एक्ट इंक्लूड नहीं होता, तो वैसे ही वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इसके अलावा ऑल पर्सन, अब लो भैया ऑल पर्सन, लेकिन उसके अलावा भी लिखा है लीगली टेकन बाय ओथ, और यही लैंग्वेज
लीगली टेकन बाय ओथ आपको सीआरपीसी के 2 में देखने मिलती है। आइए जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब जो व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग कर सकता है, लीगली टेकन बाय ओथ पे एविडेंस ले सकता है, वो कौन? वो व्यक्ति भी क्या है आपका जजेस या मजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट में आएगा। क्लियर बात है? क्लियर होना चाहिए। अब इसको याद करने की जरूरत पड़ी क्या? पड़ी इसको याद करने की जरूरत? सिर्फ अकेला ये याद रखना तो ऑल पर्सन लीगली टेकन बाय ओथ सीआरपीसी जुडिशियल प्रोसीडिंग करने के लिए होती है एप्लीकेबल। समझ में आई बात को? चलिए, इसके बाद क्या बच रहा है अभी? डॉक्यूमेंट। ये भी आपका डिफाइन है किसमें? एविडेंस में। चलो तो डॉक्यूमेंट कहाँ ले लें? यहां ले लेते हैं डॉक्यूमेंट। अब इसमें डॉक्यूमेंट और आईपीसी के डॉक्यूमेंट भी दिए दिए नहीं दिए? दस्तावेज, अंक, अक्षर, बिंदु, चिन्ह, जो भी आपका उसमें दिया है, उसमें पूछा जाता है, तीनों में से एक ना एक आता है। और सेम आपके डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे आएगी। क्या लिखा है? दस्तावेज ऐसे विषय से अभिप्रेत है जो किसी पदार्थ के अक्षर, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित है और उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से ये आशयित किए गए हो या आपको क्या किया गया हो। और इसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंक्लूड करने ला। देखो, अब आपको आईपीसी की डेफिनेशन में और यहाँ की डेफिनेशन में क्या अंतर समझ में आता है? पहला क्वेश्चन तो यही होगा। पहला तो हम देखें, इसको समझते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो जिससे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। मेरा मेन ऑब्जेक्ट है आपको याद कराना। आपको पढ़ रखा होगा आपने, सब चीजें कर रहे, लेकिन बिहार एक्ट की लैंग्वेज आपसे क्या बोलती है, कब कहाँ क्या बोलना है, आपको याद नहीं। आपको खुद अपन बताओगे कि हाँ यार इस पे ये वाला वर्ड आपको लगाना है, तो आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब एकदम वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। एनी मैटर जो क्या है, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, वर्णित या अभिव्यक्त, लिखा है इसमें ऐसा, वर्णित या अभिव्यक्त कोई भी साधन द्वारा। तो ये बोल रहा है एनी मैटर, कोई भी पदार्थ, मैटर्स मतलब पदार्थ जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब्ड है, अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस उसे बोलते हैं जो कुछ ना कुछ रिलेट करता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो अपॉन एनी सब्सटेंस, दूसरी चीज। तीसरी चीज, बाय मीन लेटर, मार्क और फिगर। अब मीनिंग क्या है डॉक्यूमेंट का, ये चीज याद रख लो। लेटर, मार्क और फिगर, अक्षर, अंक और चिन्ह। चिन्ह, अब अक्षर, अंक और चिन्ह, अब यहां से उल्टा पढ़ लो, याद आ जाएगा। अक्षर और अंक, चिन्ह जो कि किसी भी सब्सटेंस को क्या करें, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब करें, मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी विषय से संबंधित है, सब्सटेंस से संबंधित है, जो अक्षर, अंक, चिन्हों के द्वारा या एक से अधिक अक्षर, अंक, चिन्हों के साधनों के द्वारा जिनसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है, जिन पर ये बनाए जाते हैं, तो वो क्या करें। जैसे अक्षर, एक ये डॉट भी बन गया ना किसी भी ब्लैंक पेज पे, तो ये भी क्या एक तरीके का फिर डॉक्यूमेंट है। अब ये जो चीज है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपकी बन जाएगी, क्योंकि इस पर कुछ लिखा गया है। ये या तो एक्सप्रेस करता है या तो कुछ बताता है। ये एक्सप्रेस कर रहा है कि भैया कोई बिंदु, अब बिंदु किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये उनका उनका इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज ही हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही चीज आपकी यहाँ पे चीज आपको देखना है। अब इसमें एक चीज लिखी है, इन तीनों चीजों को, अक्षर, अंक और चिन्ह, एक चीज इसमें आपको आईपीसी से थोड़ी सी अलग, वह रिकॉर्ड से है इसलिए यूज किया। आईपीसी में एविडेंस लिखा है, जबकि एविडेंस ऑफ द मैटर, इसमें क्या लिखा है, सब्सटेंस ऑफ द मैटर। देखो इसमें लिखा है क्या, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर, और आईपीसी में लिखा है। अब देखो अंतर कुछ नहीं है, यही सेम चीज आपकी आईपीसी में देखने मिली। अंतर सिर्फ यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर, और आईपीसी में क्या लिखा है,
एविडेंस ऑफ द मैटर। यदि एविडेंस की वैल्यू आप निकालो ओरल और डॉक्यूमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट जो भी आपको आईपीसी में बता दिए, ठीक है, वो आपके आईपीसी वाले एविडेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्डिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग, मतलब इसमें क्या है आपका इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। क्लियर? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर, जनरल क्लॉज एक्ट 3 के 18 में आपको डिफाइन है ये वाली चीज। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको यहां मिल जाएगा, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के 18 में डिफाइन है। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में भी आपका जो पर्सन है, आर्टिकल 14 जब बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 14 पूछा जाता है कि किस पे एप्लीकेबल होता है, सिटीजन पे कि पर्सन पे। तो उसमें जो लिखा है प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में आपका नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों के बारे में बात करता है। मतलब आपका सिटीजन भी कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेबल होगा, नॉट ओनली इंडियन बल्कि आपको फॉरेन सिटीजन के बारे में भी बात करता है। लेकिन आपको वास्तविकता में पर्सन का अगर डेफिनेशन है तो आपके जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 के 42 में वो जो आर्टिकल में पर्सन है, क्योंकि उसका अगर इंटरप्रिटेशन आप किससे कर दोगे, आईपीसी वाले से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आईपीसी की जो पर्सन की डेफिनेशन है वो 0 से लेके 100 है। साल का कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, उसके बारे में बात करता है। लेकिन आपका ये जो आर्टिकल वाला है और ये सब चीजों का अलग अलग है, इसलिए जिस चीज का आंसर आपको नहीं मिलता वो यहां मिलता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। ओके, चलिए अब इसमें पूछ क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। आईपीसी में सेक्शन 29 में आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है लेख दस्तावेज, राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट, मैप प्लान ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, मेटल प्लेट ऑफ स्टोन डॉक्यूमेंट, कैरिकल्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित, मानचित्र, रेखांक, धातु पट्ट, शिला उत्कीर्ण लेख, उपसंहंकत, ये कार्टून वगैरह जो होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, आपके कैरिकल्चर, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है और ये यहीं से पूरा आएगा। रिंग, बैनर, ये सब चीजें आप याद रखना। इंस्क्रिप्शन, म्यूजिकल कंपोजिशन, रेडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ये सब चीजें आपके क्या में आएंगी, आपके डॉक्यूमेंट में आ सकती हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट हो गया, कोड हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं सीधा फैक्ट पे। किस पे बात करते हैं, फैक्ट पे। जबकि फैक्ट में एक बार समझा चुका हूँ, एक बार फिर से हम उसका करते हैं कि आपकी बैरेक्ट के हिसाब से क्या चल रहा है। चलिए, आशा करता हूँ याद ही हो गया होगा। मेरा ऑब्जेक्ट याद कराने का है, समझदार तो आप हो। टाइम ड्यूरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि याद होना चाहिए। मैं चाहूं तो 4 दिन में भी एविडेंस समाप्त हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन नहीं, वो पढ़ाई करने का कोई मैटर नहीं। अगर ये आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में पूरा चीज याद होने वाली है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, बात की नहीं। चलिए आगे, फैक्ट। फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका एक होता है फिजिकल फैक्ट और एक आपका क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट। देखो इसकी स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, मुझे आती नहीं है भैया। अब आप लोग देख लेना, साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट। ठीक है, क्या लिखा है, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसमें 1 2 आप देख रहे हो, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल बीइंग द प्रेजेंस ऑफ थिंग, ये होगा आपका फिजिकल। आपका एनी मेंटल कंडीशन विच द पर्सन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, ये क्या है आपका कॉन्सियस, ये आपका क्या है भैया, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मेंटल फैक्ट है जिसको बोला जाता है। मतलब अगर मैं समझूं तो आपका एनीथिंग, कुछ भी, जो कि आप लोग बात बात पे बोलते हो, कुछ भी, तो वो कुछ भी आपका फैक्ट है भैया।
और वो कुछ भी में कुछ अच्छी चीज मिल गई ना तो वो फैक्ट बन जाएगा और वो रिलेट कर देगा, तो रिलेटेड फैक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ भी तो आपको क्या है, एनीथिंग जो भी है, व्हाट अबाउट जो भी आपको लगे तो ये फैक्ट, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, देख रहे हो, फैक्ट है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ थिंग मतलब स्थिति, ये है आपकी स्थिति को बताए जो कि भैया व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है, तो वो भी एक फैक्ट के बारे में बात करता है। रिलेशन ऑफ थिंग, दोनों का रिलेशन, जैसे अगर मैं बोलूं कि पान के टपरे में और पान में रिलेशन है ना, पान बनाने वाले में और पान के टपरे में रिलेशन है ना, तो ये एक फैक्ट है। वो अंकल बहुत अच्छा पान बनाते हैं, कहाँ है वो दुकान, वहां पे, तो वहां का रिलेशन है ना कि उस स्थान पे हो और वहां पे आपकी पान की दुकान है, तो वो रिलेशन। ठीक है, दोनों का रिलेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे जीभ का रिलेशन टेस्ट से है, मेरे नोज का रिलेशन स्मेल, नाक सुगंधित स्मेल से है ना, है कि नहीं, मेरे कान का रिलेशन हेयरिंग से है। तो मतलब इसके बाद रिलेशन ऑफ थिंग में आपका एक चीज लिखी है, रिलेशन ऑफ थिंग हर चीज का नहीं, हर चीज का रिलेशन ऑफ थिंग नहीं, जो केपेबल टू बीइंग पार्ट ऑफ बाय सेंस, पार्ट बाय सेंस, जिस चीज का सेंस लिख ले वो रिलेशन है यार, जो केपेबल हो वो रिलेशन है यार। मैंने बोला इसका नाम हरिश्चंद्र है, लेकिन ये गुजराती भी है, गुजराती बोलता रहता है, ये कोई बात है भाई? हरिश्चंद्र है तो इसके बारे में बताओ, ये गुजराती बोलता है, गुजरात में है। ठीक है, ये वाली चीजें क्या करती हैं, रिलेशन देती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका नाम हरिश्चंद्र था और इसके पुनर्जन्म का नाम रमेशचंद्र था, भैया आज इसका नाम हरिश्चंद्र है तो हरिश्चंद्र के बारे में जानना है, ये रिलेशन बताना है, उसके बारे में नहीं जानना है। वो भैया पान वाले मीठा पान लगाते हैं, ये रिलेशन बता रहा है ना कि यार वो पान की वैरायटी बता रहा है, मीठा भी लगता है, सादा भी लगता है, इस तरीके से। तो मतलब केपेबल टू बीइंग बाय सेंस, जैसे कि आपका टेस्ट वगैरह, आपकी स्मेल वगैरह, आपकी हियरिंग वगैरह, जो कि कान नाक ये भी है। तो आपका फिजिकल फैक्ट में एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल टू बीइंग बाय सेंस। अब देख लीजिए, आपकी डेफिनेशन याद हो गई होगी आपको। साइकोलॉजिकल फैक्ट में अगर मैं बात करूं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट में क्या आता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट में सीधा सीधा मेंटल फैक्टर ने घुसाया कि भैया क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला एनी मेंटल कंडीशन को इफेक्ट करता है। इफेक्ट कौन ने बोला है, कॉन्सियस, ये वाली चीज उन्होंने बोली है। तो आपको क्या लगता है कॉन्सियस मतलब इफेक्ट है कुछ ना कुछ, रात को एकदम की आवाज आई और आपने सोचा यार क्या है, मेंटल फैक्ट है। आप रात को अकेले जा रहे हो और पीछे से कोई 3-4 लोग आते हैं और आप तो आपको सोच में आता है कि यार ऐसा ना हो कि ये कुछ कर दें, तो ये क्या आपका मेंटल फैक्ट है, आपका है ना, इस तरीके से। मतलब आपको मेंटल फैक्ट में आपको, जिसमें पर्सन क्या होता है, कॉन्सियस होता है, भयभीत होता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर्सन की स्थिति पे, इसकी स्थिति पे, मेंटल स्थिति पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, तो वो है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं, पहली चीज तो आपका इंटेंशन से आपका प्रूफ हो सकता है, कौन सा, मेंटल फैक्ट। आपके मोटिव से प्रूफ हो सकता है कि आपके मोटिव आपका फैक्ट, तो ये आपका आपके नॉलेज से प्रूफ हो सकता है, आपके नेग्लिजेंस से आपका ये वाली चीज देख सकते हैं कि भैया साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है। इस तरीके से ये फैक्ट की डेफिनेशन आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इलस्ट्रेशन पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ना है क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, या बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भैया एक अमुक स्थान पे अमुक क्रम में अमुक पदार्थ पे व्यवस्थित एक तथ्य है, बिल्कुल सत्य है। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना देखा, ये एक तथ्य है। किसे अमुक शब्द कहे, वो भी एक तथ्य है। अमुक राय रखता है और आशय सद्भाव पूर्वक, कपट पूर्वक, ये सब चीजें मैं बता सकता हूँ, इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट, ये सब चीजें आपकी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और आपकी ख्याति, रेपुटेशन भी आपकी क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्लियर बात है कि नहीं है, मतलब दोनों पे लिख लो आप साइकोलॉजिकल, बाकी आप क्या लिख लो उस पर फिजिकल फैक्ट लिख सकते हो, तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आपकी डेफिनेशन में फैक्ट इन इशू पे चर्चा कर लेते हैं। तो भैया फैक्ट इन इशू पे बात करते हैं, फिर उसके बाद रेलेवेंट पे बात करेंगे कि रेलेवेंट क्या है। पहले फैक्ट के साथ फैक्ट इन इशू देखते हैं,
फैक्ट इशू को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? पहली चीज मिटा रहा हूं उसको, कम कम डाल रहा हूं मैं, जिससे आप लोगों को एक बार समझ सको कि हमारा टारगेट क्या है। और आप लोग ऑफलाइन लेना चाहोगे तो पक्का 100% ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है। मैं बार बार पूछ सकूंगा, हर चीज़ को याद करा सकूंगा, आपकी रिवीजन की मेथड को बढ़ा सकूंगा। देखो वैकेंसी, एक लोगों का मानना यह है कि वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, क्योंकि जुडिशरी की वैकेंसी का आता पता है नहीं, और हम अभी क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्ट करें। तो देखिए यार, आप एमपी के भरोसे आजकल वैसे भी कोई बैठ नहीं रहा है कि एक ही जुडिशरी के भरोसे कोई बैठे। अगर आप बैठ रहे हो एक ही जुडिशरी के भरोसे तो मतलब आप थोड़ा उनसे पीछे हो, क्योंकि वो हर जुडिशरी की तैयारी में लगे हैं और हर स्टेट की तैयारी में किसी ना किसी में व्यस्त हैं सब लोग, है ना। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप लोग एमपी के चक्कर में अकेला अपना लॉस करो, इसलिए ये छत्तीसगढ़ आरजीएस। और अगर थोड़ा सा मुझे लगा तो मैं इसमें झारखंड भी इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि झारखंड की अभी वैकेंसी डाली है और उसकी तैयारी थोड़ी सी मैं भी करूँगा। तो क्योंकि मैंने आज तक झारखंड का पेपर देखा ही नहीं है किस तरीके का होता है, तो एक बार देख के आते हैं कि क्या होता है। अगर लगा कि अपन निकाल सकते हैं तो उसकी भी तैयारी अपन करेंगे, 100% करेंगे, तो वो उसमें भी इंक्लूड करूँगा। तो मतलब एमपी के भरोसे आप नहीं बैठना, मेरा तो यही है, आप जहाँ से भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, शानदार पढ़ो, याद करो, चीज़ों को बरकरार रखो और क्रैक कर जाओ, क्योंकि वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। कल किसने देखा किसी को नहीं पता, है ना। 70% 3 साल का अपन को पता था? नहीं पता, बातें दे रहे थे लोग, पेपर में आ गया, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अचानक से आ गया, लोगों का विश्वास टूटा, जुडिशरी कई लोगों ने गिव अप कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिटिगेशन, आप लोगों को लगता है लिटिगेशन चलाना आसान होता है, नहीं होता भैया। 10-15, कम से कम आपको 5-10 साल घिसना पड़ता है उस चीज़ पे, तब जाकर आपका नाम, रेपुटेशन सब वहाँ से मिलती है। आप 10-15 साल, 5 साल भी बहुत हो गए, यहाँ पे 2 साल 1 साल मेहनत कर लो, आपका हर जुडिशरी निकलेगा, हर स्टेट का निकाल सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि 99.9% आपकी तैयारी होनी चाहिए। कहीं भी थोड़ी सी कमी हो गई तो सामने वाला तो आपसे आगे हो ही जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या तो आप ज्वाइन कर लीजिए या तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आपका है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू पे अगर मैं बात करूं, फैक्ट एंड इशू, अब फैक्ट एंड इशू, विवादक तथ्य कहां पढ़ते हो? सीपीसी। कौन से ऑर्डर में? 14 में। बैकबोन ऑफ सीपीसी फैक्ट एंड इशू, है कि नहीं? जजमेंट की बैकबोन फैक्ट एंड इशू, डिटर्मिनेशन पॉइंट जिसको बोलते हो, एक हाँ बोलता है एक ना बोलता है, इस तरीके से आप लगा सकते हो, है कि नहीं है मैटर है। यही है वो फैक्ट एंड इशू जो मैं बोल रहा हूँ। और यही आपको दिखेगा कि फैक्ट एंड इशू या तो किसी भी प्रोसीडिंग पे चलेंगे, या तो जब सूट इंस्टीट्यूट करते हो उस तरीके पे जो आप प्लीड करते हो वो बनाते हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है आपका फैक्ट एंड इशू मीन्स ऑन इंक्लूड। पहली चीज आपको दो चीजें बता रहा है वो, एक तो आपको मीनिंग बता रहा है कि मैं फैक्ट एंड इशू का मीनिंग, और एक तो बता रहा है कि मैं इंक्लूड क्या कर रहा हूँ इसमें फैक्ट एंड इशू में। मीन्स एनी फैक्ट, उनने बोला एनी फैक्ट। अब एनी फैक्ट में आपके दो फैक्ट इंक्लूड हैं, एक तो आपके फिजिकल, एक तो आपके साइकोलॉजिकल। क्योंकि अभी पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? बिल्कुल पढ़ के आए, ठीक है। एनी फैक्ट व्हेन वे इटसेल्फ और इन कनेक्ट विद द अदर फैक्ट। अब इसमें जो आपको बताया ये, इनने बोला मीन एनी फैक्ट। अब एनी फैक्ट जो चाहे फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, वो क्या है? वो इटसेल्फ, व्हेन बाय इटसेल्फ, और कनेक्ट हैं अदर फैक्ट से, कनेक्टेड बाय द अदर फैक्ट, कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, विद द अदर फैक्ट। क्लियर कि नहीं? अब इन दोनों के बीच में एंड है या और है भैया, क्या है आपका? और है, ये भी चीज याद रखना। अब हिंदी में देखिए, इसको पढ़ता हूं मैं जरा। अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जो अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संदर्भ से, मतलब खुद अकेला या प्लस 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 बहुत सारे इफेक्ट मिलके एक, और वो क्या है आपके? साइकोलॉजिकल और फिजिकल। मतलब ये दोनों
इसी में जा रहा है। किस में जा रहा है आपके? इसमें, या तो खुद अकेले या तो अन्य तथ्यों के संसर्ग से मिलके बने हुए। ठीक है, मैं वहां जा रहा था, जाते टाइम मैंने ऐसा देखा, मैंने उसको महसूस किया, फिर उसने मुझे पलट के मारा। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? कनेक्टिक बना रही, कनेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन जिसको अभी पढ़ेंगे। तो फैक्ट ही आपके रिलेवेंट करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे अधिकार, दायित्व, नियोग्यता, मतलब आपके कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, एग्जिस्टेंस, नॉट एक्सटेंट, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी, डिसलाइबिलिटी, एसेट एंड डिनाइड, सूट, प्रोसीडिंग नेसेसरी टू फॉलो। क्या बात कर रहा है वो? ये बात कर रहा है भैया जो एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट, नेचर और एक्सटेंट, एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसलाइबिलिटी, इनको असर्ट करे, डिनाइड करे। इसमें दो चीजें भूल गए वो। क्या भूल गए? पहली चीज, आपके जो फैक्ट हैं और जो अदर कनेक्ट, ये या तो किसी सूट में होंगे, या लिखा है कि एंड लिखा है, या लिखा है, या तो किसी प्रोसीडिंग में होंगे, या तो सूट में या तो प्रोसीडिंग्स में होंगे। अब ये कितने तरीके भी हो सकते हैं, या तो इनका नेचर देखिए, या तो ये एग्जिस्ट में है ये देखिए, या तो ये नॉन एग्जिस्ट में है ये देखिए। नेचर, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, या तो इनका विस्तार कितना है, एक्सटेंड, ये देखिए किसी पे, सूट या प्रोसीडिंग पे। अब जब ये सब चीजें देखोगे, नेचर देखोगे, एग्जिस्टेंस देखोगे, नॉन एग्जिस्टेंस देखोगे, या एक्सटेंड देखोगे कि कहाँ तक इसका विस्तार जा रहा है, जो फैक्ट ये कोर्ट में प्रोसीडिंग में सामने आए। अब इन फैक्टों का क्या राइट है, इन फैक्ट पे पक्षकार के क्या राइट बनते हैं, क्या लाइबिलिटी होती है ना, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, क्या नियोग्यता होती है, जिससे हम इनके आधार पे किसी भी उसके राइट को, किसी भी उसकी लाइबिलिटी को, किसी भी उसकी डिसलाइबिलिटी को क्या करें, डिनाइड कर पाएं या असर्ट कर पाएं। देखिए क्या लिखा है, प्रत्याख्यान वादिया कार्रवाई में अधिकार, दायित्व, नियोग्यता में जिसका किसी वादिया कार्रवाई में प्रत्याख्यान या प्रख्यान किया जाए, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। क्लियर बात है कि नहीं? इसके आधार पे एक्सिस्टेंस, नॉन एक्सिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट या सूट या प्रोसीडिंग में अगर ये सब चीजें फैक्ट के आधार पे दिखती हैं, तो उसके किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसलाइबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, या तो डिनाइड कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं। और यही चीज तो आपको निकालनी है। फैक्ट इन इशू में आपको निकालना क्या पड़ता है कि जो आपको फैक्ट प्राप्त हो रहे हैं वो कनेक्शन रखते हैं क्या, जो सूट या प्रोसीडिंग में आ रहे हैं वो कनेक्शन रखते हैं एक दूसरे से, उनका नेचर है क्या सूट के मामले में, वो एग्जिस्टेंस में है क्या, अगर नॉन एग्जिस्टेंस में तो हटा ही दो, एक्सटेंड कितना है, उनका विस्तार कितना है, कि दूसरे मामले से संबंधित है क्या, जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो उससे संबंधित है क्या, वो उसके राइट, लाइबिलिटी, डिसलाइबिलिटी को डिफाइन करता है क्या, तो हम उसको एसर्ट करेंगे या डिनाई करेंगे। तो ये आपको क्या है, फैक्ट इन इशू। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 5 चाहिए, कितनी चीजें, 1 2 3 4 5, 1 2, तो आपको प्रोसीडिंग और आपका सूट, वादिया कार्रवाई, 1 2 3, राइट, लाइबिलिटी, डिसलाइबिलिटी, 1 2 3 4 आपका नेचर, एक्सटेंट, नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपका 1 और 2 या तो इटसेल्फ या कनेक्शन, मिला लो आप, IT CO, एनी RL D और PS। इस तरीके से अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गोला बना के पढ़ लो। ये सब क्या है, आपके फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू कब प्रूफ होंगे आपके, तो ये है लॉजिक कि भैया अगर फैक्ट इन इशू हैं तो हर फैक्ट इन इशू को थोड़ी प्रूफ करेंगे, फैक्ट इन इशू को प्रूफ करेंगे, मतलब फैक्ट इन इशू ये 5 चीजें प्लस रिलेवेंट फैक्ट, प्लस आपके रिलेवेंट फैक्ट। तो ये क्या है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, ये आपके क्या कर रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा, फिर वो साक्ष्य बन जाएगा, वो एविडेंस रहेगा, आपका फैक्ट इन इशू एक एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा।
क्योंकि फैक्ट एंड इशू आप करोड़ों बना सकते हो, लेकिन हर फैक्ट एंड इशू जो कि रिलेवेंट फैक्ट से अगर कनेक्ट हो जाए, मतलब फैक्ट एंड इशू प्लस रिलेवेंट फैक्ट, तो वो प्रूफ हो जाएगा। अब रिलेवेंट पे बात कर लेते हैं, तो आप क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि एविडेंस को करना क्या है, और एविडेंस पूरी चीजों में एविडेंस पे है क्या। चलिए आइए रिलेवेंट पे बात कर ले। सुसंगत, सुसंगत क्या लिखा है? रिलेवेंट, वन फैक्ट सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर फैक्ट कनेक्शन विद द आइदर ऑफ वे रेफरल टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। एक ही चीज को बार बार बोला कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाएगा जबकि सुसंगति से संबंधित अधिनियम के उपबंधों पर वृद्धनिष्ठ प्रकार से किसी प्रकार से एक तथ्य दूसरे तथ्य से क्या हो? संसक्त हो, संसक्त हो। मतलब अगर मैंने बोला एक कोई फैक्ट है, वो दूसरे फैक्ट को क्या करे? कोरोबरेट करे। क्या करे? कोरोबरेट करे। जैसे कि मैं दिल्ली में नहीं था जब वह ऑफेंस हुआ है, और मैंने टिकट बता दिया कि मैं कहाँ था, झारखंड में, तो ये रिलेट कर दिया मेरा फैक्ट। मैंने जो बोला वो मैंने प्रूफ भी करा, तो ये क्या है? मेरा रिलेवेंसी है। मतलब फैक्ट एंड इशू, रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू क्या था कि आप कलकत्ता में थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं दिल्ली में था, ये फैक्ट एंड इशू है ना। लेकिन मैंने रिलेवेंट कब किया? जब मैंने इस पर एविडेंस दिया, मैंने बताया, मैंने प्रूफ कर दिया, तो दोनों मिले तो ये प्रूफ हो गया। यही तो है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को क्या करे? कोरोबरेट करे, तो ये हो गया। इन एनी वे रेफर द प्रीवियस रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। बस इतनी सी चीज। क्या हर चीज रिलेवेंट है? नहीं, हर चीज रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट वही चीज होगी जो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को क्या करे? कोरोबरेट करे। वही चीज आपकी क्या होगी? रिलेवेंट। ये इसके बारे में आपको बात करता है। अब क्या बचा? फैक्ट एंड इशू हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, एविडेंस हो गया। अब आपका बचा प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। आइए देख लेते हैं फटाफट। देखो ये जो डेफिनेशन आपकी दी है, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, ये 4 नंबर में भी आपकी आ सकती है। और जिस टाइम पे मैं लिखता था तो मुझे भी इतनी प्रॉपर आती नहीं थी, लेकिन आप क्या करना, इसको थोड़ा सा लिख के भी देखना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, लिखने के बाद भी आपको पूरा याद रहेगा। कोशिश ये है कि आपको याद ही करा दें। तो हम पहले बात करते हैं प्रूफ की। हम बात करते हैं डिसप्रूफ की। देख लो भैया, स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा सा छोड़ देना मेरा, है ना। मुझे क्या स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है। इशू नहीं है, मेरा है इशू। मुंह पे बोल रहा हूँ भैया, फालतू में फिर पीठ पीछे ये बोलोगे तेरे को पढ़ा नहीं आता, स्पेलिंग गलती। अरे भैया स्पेलिंग गलती हो सकती है ना आपका, लेकिन थोड़ा समझना उस चीज को, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाती है। प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ, इसके बारे में बात करी गई है। भैया प्रूफ क्या है? साबित क्या है? साबित। कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के लिए पश्चात या विषय विश्वास करे, यह तथ्य के अस्तित्व या उसके अस्तित्व पर इतना अधिक संभव समझे कि विशिष्ट परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति अनुमान करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। एक ही चीज समझ में आ रही मुझे। तो कोर्ट क्या करे? प्रूफ तब माने जब पूरे मैटर को देखने के बाद कोर्ट को लगे कि भैया फैक्ट क्या है? एग्जिस्ट। मतलब आपका प्रूफ क्या है? जो फैक्ट एग्जिस्ट में होगा कब? मैटर्स को देखने के बाद। मैटर्स को देखने के बाद, या ऐसे ही याद कर लो, फटाफट याद हो जाएगा एक बार में कि प्रूफ्ड क्या है। प्रूफ्ड वो है जो फैक्ट एग्जिस्टेंस में होगा, मैटर को देखने के बाद किसके द्वारा देखा जा रहा है? कोर्ट के द्वारा। तो वो क्या होगा आपका? एग्जिस्ट में अगर है वो फैक्ट, तो फिर वो क्या है आपका? प्रूफ्ड हो गया, साबित माना जाएगा। या और में क्या है? या आपका फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट होने की प्रोबेबल एग्जिस्टेंस, मतलब आपकी संभावना हो कि वो फैक्ट अस्तित्व में था। जैसे कि मैंने बोला मैं दिल्ली में नहीं था, लेकिन वो प्रूफ ही नहीं कर पा रहा मैं, तो ये मेरी संभावना प्रबल बन रही कि मैं दिल्ली में था। मतलब आपके किसी पर्टिकुलर फैक्ट से, मतलब या तो फैक्ट या तो कोई पर्टिकुलर
जिससे प्रोबेबिलिटी कि वो फैक्ट क्या है, एग्जिस्टेंस में था या एग्जिस्टेंस में है, तो वो क्या है आपका फिर बनेगा कौन सा, प्रूफ्ड। क्लियर। डिसप्रूफ पे बात करते हैं। डिसप्रूफ क्या कहलाता है? डिसप्रूफ अगर कोर्ट को लगे कि वह फैक्ट एग्जिस्ट में है ही नहीं, मतलब नॉट एग्जिस्ट, और नॉट एग्जिस्ट सो प्रोबेबल, नॉट प्रूफ्ड क्या है भैया, ना तो प्रूफ है ना डिसप्रूफ है, ना तो प्रूफ है ना डिसप्रूफ है, ये इसमें लिखा है। ना तो प्रूफ में आ रहा है ना डिसप्रूफ में आ रहा है। डिसप्रूफ में मतलब ना तो अस्तित्व में है ना अनस्तित्व में है, कहीं नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो गलत ही है शुरू से। नॉट प्रूफ वो कभी साबित हो ही नहीं सकता। आपको काटा सांप ने, लेकिन आपको दिख भी रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट में, यहाँ पे आ भी नहीं सकता, नहीं भी वो बोल रहा है कि सांप ने काटा, हो सकता है 2 कांटे चुभ गए हो। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज क्या है आपकी, नॉट प्रूफ, ये प्रूफ करने लायक ही नहीं है जिस चीज पे आप वजन दे रहे हो। क्लियर। ये वाली चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ने मिल गई। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद करने की है, जैसे कि द फैक्ट सेट डिसप्रूव आफ्टर द कंसीडरिंग ऑफ द कोर्ट, सीधी सीधी बात, कोर्ट मानेगा, कंसीडर मतलब मानेगा कि भैया ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। क्या लिखा है इसमें, डज नॉट एग्जिस्ट, कंसीडर नॉट एग्जिस्ट, पर्टिकुलर मैन और टू सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर अपॉन द सपोजिशन दैट डज नॉट एक्सिस्ट। सपोजिशन डज नॉट एक्सिस्ट भैया, बस इतना याद रख लो, सपोजिशन डज नॉट एक्सिस्ट, 3 बार बोल देना, डज नॉट एक्सिस्ट, नॉट एक्सिस्ट टू प्रोबेबल, नॉट एक्सिस्ट टू सपोजिशन डज नॉट एक्सिस्ट, बस। और कोर्ट ये चीज क्या करेगा, मानेगा शुरू से ही। क्लियर बात, इस तरीके से आप याद करना। आगे आ जाइए। भारत में भैया होल ऑफ इंडिया आपका पूरा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना, ये पूरा याद रख लेना। 9 जितनी भी आपकी डेफिनेशन बताई गई है उसके हिसाब से, ठीक है, ये वाली चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपका प्रिजम्पशन पे अगर मैं बात करूं तो आपको प्रिजम्पशन की अगर थोड़ा सा बात करूं, प्रिजम्पशन अगर खींचा तो वैसे तो आपको प्रिजम्पशन समझ में आ गया होगा। प्रिजम्पशन मैंने 2 चीज़ों के बताया, एक तो आपकी तथ्य के आधार पर उपधारणा होती है और एक तो आपके लॉ के आधार पर उपधारणा होती है। उपधारणा क्या होती है, पहली चीज तो आपको ये समझ में आना, जो विधि का प्रमाणकाली बल देता है वो क्या है आपका, उपधारणा ही बताएगी, एक साक्ष्य बताएगा आपका, है ना। ये वाली चीज, जैसे कि आप रसेल की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, कि रसेल ने बोला है कि किसी तथ्य को देखकर, अस्तित्व को देखकर या अन्य तथ्य के अनुमान लगाना ही, मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है, आपके अस्तित्व को पता है कि भैया ये एविडेंस पढ़ा रहा है, मतलब देख के, एक तथ्य को देख के आपको समझ में आएगा कि भैया ये एविडेंस का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनुमान है। ये आप रैंडमली अगर मैं कुछ भी ना थंबनेल लगाऊं ना कुछ भी लगाऊं, सिर्फ अकेला बोल रहा हूं और बोलने से आपको अनुमान लग रहा है कि यार ये तो एविडेंस ही चल रहा है और पूरा चल रहा है जिस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में मैंने एविडेंस का पढ़ा है तो लोगों को लग रहा होगा कि एविडेंस पढ़ा है, नहीं, लेकिन वो जजमेंट राइटिंग है। लेकिन वहां पे थोड़ी सी रिलेट इसलिए क्योंकि आपको बेसिक से सिखाना है जजमेंट राइटिंग, बोल बोल के लिख के ये सब चीजें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन आपको सोचना, कल्पना करना, ये सब चीजों पे भी काम किया जा सकता है। यदि आपका लॉ स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिजम्पशन पे बात करते हैं। प्रिजम्पशन लॉ का होता है और एक तो फैक्ट का होता है। अगर फैक्ट का होता है तो वो डिस्क्रिशनरी होता है, लेकिन लॉ का कैसा होता है, मैंडेटरी होता है। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद है। अब डिस्क्रिशनरी होता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि भैया पक्का मे और शेल आपको वर्ड यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले। अगर डिस्क्रिशनरी है तो मे तो मिलेगा, शेल में तो मैंडेटरी आ जाता, चीजों को करना हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब देखो इसको दूसरे तरीके से अलग अंदाज में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा बता रहा हूँ, कल फिर बताऊंगा। प्रिजम्पशन एक तो आपका होता है फैक्ट पे, एक तो आपका होता है लॉ पे। लॉ पे होता है मैंडेटरी, फैक्ट पे होता है आपका डिस्क्रिशनरी, स्वाभाविक पे। अगर मैं बोलूँ स्वाभाविक पे भैया, तो ऐसा इन्फ्रेंस जो नेचुरल ड्रॉ
कोर्स ऑफ नेचर या तो एक्सेप्ट करेगा या ड्यूली प्रूफ करेगा। यदि प्रूफ नहीं कर पाते तो कोर्ट नहीं मानेगा। वो क्या है आपका मे प्रिज्यूम है। सीधी सीधी बात। अगर किसी तथ्य को मैं साबित मान रहा हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। यदि आपको क्या करना है, ड्यूली प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ड्यूली प्रूफ नहीं कर पाते तो कोर्ट मानेगा कि वो क्या है, मे प्रिज्यूम है भैया। आपको और एविडेंस लाने की आपसे बोल सकता है कि भैया और एविडेंस लाइए, ये वाली चीज आपसे बोल सकता है। उसके बाद रिवर्ट मैंडेटरी में आपका सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रिज्यूम आएगा, कंक्लूसिव प्रूफ आएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सेल्फ प्रिज्यूम में लिखा है साफ साफ, कोर्ट एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य, एक तथ्य के साबित होने पर ही मानेगा कि भैया वो प्रूफ है। क्यों है प्रूफ, क्योंकि जब तक आप दूसरा नहीं ला दोगे उसके सामने वो ऑर्डर नहीं देगा। आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप पे है तो आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट मान चुका है और मानना हैगा ही। उसमें लिखा है शेल में कि मानेगा ही, मैंडेटरी है वो चीज कि आपने एक तथ्य दे दिया, दूसरा नहीं दिया तो वो मानेगा कि ये प्रूफ है, लेकिन आपको दूसरे को डिस्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरे को उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस लाना पड़ेगा। तो ये कोर्ट मतलब ये कैसा है, सेल्फ प्रिज्यूम भी रिवर्टेबल नेचर का है। कंक्लूसिव प्रूफ कि एक तथ्य के प्रूफ हो जाने पर दूसरे को मानेगा, और वो नॉट अलाउड टू एविडेंस, और वो मना कर देगा कि अब एविडेंस आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तथ्य प्रूफ हो गया ना और उससे कनेक्टेड दूसरा भी था, तो हम मान रहे हैं कि हाँ ये दूसरा भी क्या है आपका सिद्ध है। अब आपने एक चाकू मारा, दो चाकू मारे, तीन चाकू मारे, अगर आपका 5 चाकू थे, 5 में से 2 आपने वार किए, एक मिल गया ना और आपके उंगली की फिंगरप्रिंट उसी पे मिल गया ना, तो अब दूसरा चाकू भी भले ही आपकी फिंगरप्रिंट का मिले तो हम क्या मानेंगे, ठीक है एक ही चीज है। आपका एक तथ्य ही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो दूसरे को प्रूफ करने की क्या जरूरत। मतलब दूसरा आपका अपने आप हम क्या मानेंगे, प्रूफ मानेंगे। होता ना ऐसा कि चोरी करने के आशय से गए थे, वो मर्डर ही कर दिया, तो भैया अब मर्डर हुआ, अब आपका चोरी तो अपने आप क्या है, आपका इंटेंशन चोरी करना, लेकिन आपने मर्डर कर दिया ना। तो एक तथ्य में अगर कोई भी प्रूफ हो गया कि आप ही थे उस टाइम पे, तो फिर आप ही चोरी के दोषी हो और आप ही किसके दोषी हो, मर्डर के दोषी हो। ठीक है। अब इसकी जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको याद करनी पड़ेगी कि इसमें कहाँ से कहाँ तक दिया, 79 से लेके आपके 85C तक, फिर 90A में मेन प्रिज्यूम है। ये सब चीज़ें आपको कल मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में। चलिए, तो सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और इन सब चीज़ों पे कल भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर 2 पे आएंगे और चैप्टर 2 हमारा 5 से 55 तक चलेगा। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए चलेंगे। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये फाउंडेशन बैच है या क्रैश कोर्स है, वैसे तो ये क्रैश कोर्स ही है, लेकिन आपको याद कराने के आशय से और रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कराने के आशय से बनाया गया है। और जब भी कभी आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी पढ़ाई में कमी हो रही है, जब भी आपको कभी ऐसा लगने लगे कि हमारी पढ़ाई में कमी हो रही है, तो एक बार आप अपनी एक उंगली को देख लेना, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, देख लेना सरकार चूज कौन सी करनी है, क्योंकि सरकार चूज कर लो। जवान मूवी में बोला है कि भैया आप पूछो सरकार से, आप सरकार से मत पूछो, आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना है। सरकार से क्या पूछोगे, जो सरकार आएगी वो काम करती ही है, उतना ही करती है जितना हर सरकार करती है। ठीक है, तो आप अपने आप से पूछ लो। आप जज की वैकेंसी पाओ, आप अदर स्टेट में जज में मना कर रहा है कोई आपसे बनने के लिए कि आपको लेता नहीं है, आपकी तैयारी की लेवल कम होने के कारण आप जज नहीं बन पाते, या आपको थोड़ा बहुत कम रह जाते हो, 1-2 नंबर से कम रह जाते हो। तो इस बार ठान लो कि हमें तैयारी करनी है 100%, और इस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर हमसे कोई नींद में भी पूछ ले कि बताइए कहाँ है आपका ये एविडेंस का सेक्शन, तो आप पूरा सेक्शन बता पाओ। सेक्शन का नाम अकेला नहीं, सेक्शन के इलस्ट्रेशन के साथ आप आंसर दे जाओ, तब आपको खुद में रियलाइज होगा कि हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। यदि आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि एक कम से कम 6-7 महीने होने जा रहे हैं और मैं ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद आया होगा तो आप पक्का लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं। अगर पसंद आता है, मेरी कोशिश है ये, परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं होता, परफेक्ट मैं भी लॉ में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो बल्कि लॉ आता नहीं है। जिनसे मैं पढ़ा हूँ उनको बहुत ज़्यादा लॉ आता है, उनसे तो बहुत ही कम लॉ आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से जो मैं कमियाँ मैं कर चुका हूँ, गलतियाँ जो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, तो जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ वो आप ना करो, इसलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने आके आपको परेशान करता हूँ, और कुछ नहीं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।